मैं फिर से वापस आ गया हूँ, इस बार मूल कॉन्सेप्ट लेके, जो कि आपको 11th 12th IIT जेई और नीट सब में ही यूज़फुल है। ठीक, मैं मेधावी एजुकेशन से नितेश सर, इस टॉपिक को शुरू करते हैं अब। ठीक, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा एटॉमिक मास क्या होता है। तो उससे पहले हमें ये कि एटम कैसे होता है। तो एटम में अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास न्यूक्लियस होगा जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और ये आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक, अपनी एक रोटेशन देते रहते हैं, वेव फॉर्म में होता है वैसे तो, ये एक रफ स्केच है। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा एटम है। अब इस एटम का वेट निकालना है, यानी कि एटॉमिक मास निकालना अगर है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, जितना भी इसमें सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको ऐड करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जैसे आप अपना मास निकालेंगे तो आपके मास में हड्डियां भी होंगी, मास भी होगा, जो भी है सब कुछ ऐड होगा। ठीक, तो इसी तरह एटम के मास में भी क्या क्या ऐड होगा, एक प्रोटॉन होगा, मतलब न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, जितना न्यूट्रॉन होगा और जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो जब भी हम एटम को देखेंगे तो उसमें हमें सामने तीन ही चीजें आनी चाहिए, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जब हम देखेंगे तो सबके मास देखते हैं। तो जब हमने मास देखना शुरू किया तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, न्यूट्रॉन का भी जब हमने मास देखा तो वो ऑलमोस्ट सेम है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। डेसिमल में ही वेरी करता है, लेकिन क्योंकि 10⁻⁻24 है तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो उसका मास हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो अगर हम देख रहे हैं 10 की पावर में, तो ये सीधा सीधा 10⁻⁻4 कम हो गया यहाँ पे। ठीक, तो जब हमने इसको अंदाज़ा लगाया कि भाई ये कितना कम है, तो हमने पाया कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लगभग 1835 गुना कम होता है न्यूट्रॉन से या प्रोटॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1835 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चीज़ 1835 गुना ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा भारी है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम इसके एटॉमिक मास में जोड़ना चाहेंगे तो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फिगर आएगा, उसको जोड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास कोई गोदाम है, उसमें क्विंटल्स में सामान आता है और आपसे कोई बोले कि भाई 100 ग्राम हमको दे दो, तो आप ऐसे ही दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो क्विंटल्स में है। अगर उसमें से 100 ग्राम चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 1835 गुना है। तो जब भी हमने एटॉमिक मास निकालना शुरू किया, तो एटॉमिक मास निकाला तो सिर्फ और सिर्फ अब हम क्या ऐड करेंगे, इस न्यूक्लियस का मास। हमने यही पता किया कि जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली न्यूक्लियस का ही मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम है। तो जब भी हम ऐड करेंगे, एटॉमिक मास निकालना जब भी होगा, तो हम क्या ऐड करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। देखिए भाई, एटम में क्या है हमारे पास, मास ऑफ जितने भी प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उनका एडिशन किसके साथ करेंगे, टोटल न्यूट्रॉन के मास से। अब मान लेते हैं कि प्रोटॉन का संख्या Np है और न्यूट्रॉन्स की संख्या है N। ठीक है, तो अगर एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू -10⁻⁻24 है, तो Np प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, तो Np प्रोटॉन्स का मास होगा Np इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। उसी तरह एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो अगर n न्यूट्रॉन्स हैं तो कितना टोटल मास होगा, तो n इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो जब हमने कॉमन लिया तो देखा कि Np प्लस Nn, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यही 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम
एक एटॉमिक मास यूनिट को बनाता है। यानी कि टोटल जो एटॉमिक मास की यूनिट है AMU, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, अब एटॉमिक मास की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो जितने प्रोटॉन की संख्या है और जितने न्यूट्रॉन की संख्या है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे Np प्लस Nn, उसके आगे AMU लगा दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया हमको, एटॉमिक मास। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के केस में अगर हमको प्रोटॉन की संख्या पता है और न्यूट्रॉन की संख्या पता है, तो हम आराम से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होल नंबर्स होते हैं, कभी कभी ये डेसिमल में भी हो जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन की आपकी एटॉमिक मास होता है 35.5। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो फ्री स्टेट में दो आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक, तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमारा 35.5 ग्राम आता है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल में हो इसका मतलब क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास है, और जब भी होल नंबर के केस में होता है तो ज़्यादातर यही होता है कि एलिमेंट जो होता है वो एक सिंगल आइसोटोप के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए आप सीधे सीधे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई कार्बन 12 यानी कि 12 इसका मास नंबर है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हुए, तो 6 प्रोटॉन होते हैं इसमें और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। एक और आइसोटोप होता है C14, उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मास कितना आएगा 14 और इसका मास कितना आएगा 12। ठीक है, तो इसी के आधार पे C12 आइसोटोप के आधार पे हमने 1 AMU को डिफाइन किया है। ठीक है, जो आपकी IUPAC है उसने इसको डिफाइन करके बोला कि ये जो 12 ग्राम है, 12 AMU है, इसका जब हम 1/12 करते हैं, यानी कि इसको जब हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो जो मास आता है उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये 1 AMU है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, 1 AMU is defined as precisely 1/12 mass of an atom of carbon 12। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीजन का लिया जाता था, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 16, तो इसमें कितने होते हैं 8 + 8, पहले ये लिया जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके कार्बन 12 के आइसोटोप में कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हमें एटॉमिक मास निकालने के लिए पूरा पीरियोडिक टेबल रटना पड़ेगा, तो पीरियोडिक टेबल तो कुछ इस तरह का है, इतने सारे एलिमेंट्स का याद करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो आप बिल्कुल भी याद न करें इसको। ठीक है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ 30 के आसपास आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद होने चाहिए अगर आप क्लास 11-12 में हैं, कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन रहता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो याद करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव देना है तो आपको फास्ट होना पड़ेगा, आप क्वेश्चन इतने ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये कुछ आपके एटॉमिक मासेस मैंने बना रखे हैं, इनको याद कर लीजिए। इनके अलावा कोई भी आएगा, अलावा क्या इनमें भी आएगा तो आपको बता देगा कि एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, लेकिन अब इसको क्या याद करने का कोई तरीका है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा वर्सेटाइल क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ज़्यादा ये आपको धीमे 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 याद होगा, एकदम से कोई भी चीज़ याद नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये तो अब कुछ लोग बोलते हैं डबल कर दो, डबल +1 कर दो, तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है इसकी। ठीक है, आप पहले कुछ कर सकते हैं लेकिन बाद में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये करते करते ही याद आएगा, एकदम से कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे सिल्वर आएगा, बेरियम आएगा, ठीक है, मरकरी आएगा, लेड आएगा, आयरन आएगा, कॉपर आएगा, ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सब हमेशा चलते रहते हैं कॉम्पिटिटिव में या एकेडमिक्स के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका धीमे धीमे बनता ही जाएगा, वो आपसे कभी भी अलग नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा,
एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम होंगे, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे जैसे ये हमारे पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है, तो देखिए इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो भाई अगर मैं ऑक्सीजन का मास एक का निकाल लूँ, दूसरे का निकाल लूँ और कार्बन का निकाल लूँ, और इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या निकल के आएगा, मेरा मॉलिक्यूलर मास। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकलेगा तो उसमें हमें क्या करना है, सबका एडिशन करना है, ठीक है। सबका एडिशन करना है। इंडिविजुअल एटम्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो मास निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास। याद रखिए हमेशा इंडिविजुअल एटम्स को ऐड करते जाइए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2 है हमारा, तो CO2 में कार्बन का मास कितना होगा, तो कार्बन का मास होगा 12 प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है, तो 16 होता है। और ऑक्सीजन है कितने, तो 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया, ये 12 हो गया और प्लस 32 यानी कि 44 AMU। यूनिट हमेशा याद रखिए, कभी भी आप जब भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके बिना आपका आंसर अधूरा होता है, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाले तो कितना आया, 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 32 यानी कि 44 AMU, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के हम लोग और देख लेते हैं कि किस किस तरह से निकाला जाता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप अलग अलग तरह के एटम्स को, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकालने लायक हो जाए। तो जैसे कि H2SO4 है हमारे पास, तो H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये हमारे इंडिविजुअल एटम्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने एटम्स हैं, तो इंटू 2, प्लस सल्फर है तो एक ही सल्फर है तो इन प्लस 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो जाएगा 34 प्लस 64 98 AMU, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड हो गया, एक दूसरा हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इंडिविजुअल एटम्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम एक ही है और एक कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, प्लस। अब OH का देखिए होल ट्वाइस है, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का मास इनटू 2 टाइम्स, तो इस पूरे ब्रैकेट का मास कितना है, तो ऑक्सीजन का होता है आपका 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। अब इसका कितना टाइम्स हो गया, 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40 प्लस 16 प्लस 1 17, और 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34। तो 40 प्लस 34, तो ये कितना हो गया हमारे पास 74 AMU, ठीक है। इसी तरह हम और ज़्यादा इसको देखते हैं, तो अब देखिए बहुत बड़ा हो गया। अब ये देखिए सोडियम इसमें इंडिविजुअल एटम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और H2O के 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सोडियम का कितना है, सोडियम का होता है 23, एक का होता है 23। अब कितने एटम्स हैं इसके, तो इंटू 2, ठीक, प्लस कार्बन, तो कार्बन कितना है इसमें, एक है, और एक कार्बन का कितना होता है 12। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, ठीक है, प्लस 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स किसका है, पूरे H2O का है इसमें, ठीक है। ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे H2O में, ठीक है। अब H2O का जब आप मास निकालेंगे तो वो पूरा आएगा आपको इंटू 18 टाइम्स, ठीक है। H2O का मास कितना होगा 18, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2, ऑक्सीजन मतलब 16, तो 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो इसका जो हमने मास निकाला तो ये कितना आया 23 इंटू 2 46
ठीक है, प्लस 12 प्लस 48 एंड प्लस 180। ठीक है, तो 12 प्लस 48 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 प्लस 46 अगर हम करेंगे तो 106 हो जाएगा, और 106 और 180 करेंगे तो 296 AMU। ठीक है, याद रखिए अगर ये 10H2O है तब इतना है, अगर ये 10H2O नहीं होता तो ये 180 हम लोग हटा देते, सीधे सीधे आपको 106 AMU हो जाता। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग अपने देखा होगा वॉशिंग सोडा के नाम से हमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं अलग अलग कंपाउंड टाइप के कंपाउंड्स का। अगर नॉर्मल कंपाउंड है तो सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये CO2 और H2SO पर हमारे नॉर्मल थे। जब भी ब्रैकेट होता है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस के साथ आता जाएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, बारीकियों से देखेंगे, तब आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा कुछ देर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई मोलर मास, हमने एटॉमिक मास देख लिया, हमने अब मॉलिक्यूलर मास देख लिया, अब बात आती है मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकाला जाए? तो मोलर मास होता है एक मोल किसी भी चीज सब्सटेंस, ठीक है, उसका मास कितना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। अब एक मोल क्या है? एक मोल होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सामान ले लो, मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, एनीथिंग, अगर उसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है तो यानी कि वो कितना है? एक मोल है। ठीक है, एक तरह से ये यूनिट है। किसकी यूनिट है? तो काउंटिंग की यूनिट है। ठीक है, अब केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एटम ले लीजिए, मॉलिक्यूल ले लीजिए, आयन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है? मोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ काउंट है। ठीक है, एक तरह का काउंट है। अगर इतनी संख्या है किसी चीज की, अगर इतना पार्टिकल्स किसी चीज के प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, अब मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मोल पार्टिकल्स का मास निकालना पड़ेगा। तो हम किसका जनरली किसका निकालेंगे? तो हम लोग जनरली निकालेंगे भाई एटम का होगा, चाहे वो किसी एलिमेंट का होगा या वो किसी कंपाउंड का होगा। ठीक है, तो हमें कंपाउंड में या एलिमेंट में उसका एटॉमिक मास पता है, यानी कि एक एटम का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो अगर हम इस वैल्यू से, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? मोलर मास। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साहब ने इसको निकाला था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसको कर दिया गया एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। 10⁻23 मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या है। ठीक है, एक मोल में कितने सारे पार्टिकल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मोलर मास निकालने के लिए? सीधे सीधे किसी एक मास, यानी कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जैसा भी हमें क्वेश्चन प्रेजेंट होगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने की कोशिश कर। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एटॉमिक मास था उसकी वैल्यू कितनी आई थी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास। अब हमें जब मोलर मास निकालना होगा तो एक एटम के मास में, ठीक है, एक एटम का इतना मास है तो एक मोल सब्सटेंस का, एक मोल एटम्स का कितना मास होगा? तो इनटू हम लोग क्या कर देंगे? 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 10⁻24 है, ये 10⁻23 है। इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, और जब हमने 6.022 इंटू 1.67 किया तो ये ऑलमोस्ट आया हमारा 10। तो जब 10 इंटू 10⁻1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 1। ठीक है, तो
तो यहाँ पे भी हमारे सामने क्या निकल के आया कि भाई प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर देते हैं और आगे हम लोग कब क्या लगा दिए, AMU की जगह ग्राम। तो जब हमने ग्राम लगा दिया तो वही नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या बन गया है अब, एक मोलर मास। ठीक है, अगर हमने एलिमेंट के केस में देखेंगे तो वो मोलर मास आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के केस में भी जब करेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमारा मोलर मास। इसी तरीके से आप कंपाउंड का भी निकालने की, डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो वो भी वही आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके आगे हमने क्या लगा दिया है, ग्राम। यानी कि ये क्या है, सीधे सीधे एटॉमिक मास के आगे, एटॉमिक मास के आगे आपने क्या लगा दिया है, ग्राम। इसी तरह जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉलिक्यूलर मास, और उसके आगे क्या लगा देंगे, ग्राम। तो जब हमने AMU को ग्राम से रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, सीधे सीधे मोलर मास। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अगर आप एटॉमिक मास निकालना सीख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या निकालना सीख रहे हैं, मोलर मास। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख रहे हैं तो आप क्या सीख रहे हैं, मोलर मास निकालना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, AMU की जगह आपको क्या लगा देना है, ग्राम। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप सीधे सीधे AMU से ग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको मोल्स के बारे में पूछा है तो। ठीक है, जब भी आपको मोलर मास पूछेगा तो आपको ग्राम लगाना है, जब भी आपको एटॉमिक मास पूछा है या मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आपको AMU में रखना है। ये बस यूनिट ही है जो कि चेंज हुई, वैल्यू अभी भी वही रहेगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU, तो इसका मोलर मास कितना हुआ, तो सोडियम का मोलर मास हो गया 23 ग्राम। यानी कि 23 ग्राम सोडियम अगर मैं लूंगा तो उसमें सोडियम एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको मोलर मास पता है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एटम के बारे में है यानी कि किसी एलिमेंट के बारे में है तो उस केस में मोलर मास को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कभी कभी ऐसे इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, और यही केस अगर मॉलिक्यूल है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ लोग इसको GAM बोलते हैं, इसको GMM से एब्रीविएट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप इसको मोलर मास भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफ्यूजन अगर नहीं रखना है तो आप सीधे सीधे समझिए कि आपको क्या पूछा है, मोलर मास बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाले जाएंगे। ठीक है, यही तो मोल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के 4 तरीके होते हैं, या 4 तरीके के डेटा के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हर डेटा का अलग अलग फॉर्मूला निकल के आता है, बेस वही है, सिमिलर फॉर्मूलेज हैं, बस चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती हैं। तो कैसी होती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एटम का केस। ठीक है, तो जब एटम का केस होगा, किसी एलिमेंट का केस होगा, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट किया जाएगा केमिस्ट्री में, स्मॉल n से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है, जो आपको वेट दिया रखा है, ठीक है, जो भी दिया रहेगा तो उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि उसके मोलर मास से। ठीक है, एग्जांपल देखो, तो 46 ग्राम में सोडियम के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा 46 ग्राम क्या हो गया है, गिवन वेट। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, गिवन वेट यानी कि कितना हो गया 46, और इसका ग्राम एटॉमिक मास अभी हमने देखा कितना है 23, यानी कि मोलर मास इसका कितना है 23 ग्राम। तो 23 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा 2। अब ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि मोल्स की कोई भी यूनिट नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी क्या है ग्राम, नीचे भी क्या है ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाता है, कोई भी इसकी वैल्यू सॉरी यूनिट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए 2 दर्जन। ठीक है, तो 2 मोल्स वैसी ही चीज है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग कंपाउंड में जाते हैं तो यही जो ग्राम एटॉमिक मास है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी भी क्या है यहाँ पे, मोलर मास है। ठीक है, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला आएगा, n इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे कि हमने बोला कि 392 ग्राम ऑफ H2SO4।
ठीक है। तो H2SO4 का हमने मोलर मास निकाला था अभी कुछ देर पहले, मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें क्या निकला था हमारा 98 AMU था। अब इसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे, ग्राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है। तो N इजिकल्स टू कितना आएगा, N इजिकल्स टू आएगा आपका 392, यानी कि क्या है हमारा गिवन वेट है डिवाइडेड बाई 98। ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, एटम दिया रहेगा तो ग्राम एटॉमिक मास, तो भी क्या हो गया मोलर मास, और यानी कि कंपाउंड भी दिया होगा तो क्या होगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास। तो एक जनरल फॉर्मूला यही है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यही है। ये दो कंडीशन हो गई। अब जो नेक्स्ट दो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी हटके हैं। ठीक है, जैसे कि तीसरी कंडीशन है हमारी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हों। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो हमारे पास एक ही रिलेशन है कि भाई एक मोल में कितना पार्टिकल है, तो Na पार्टिकल्स है। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स हैं, यानी कि 6.022 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिलके क्या बना है 1 मोल। तो एक पार्टिकल यूनिटरी मेथड के हिसाब से एक पार्टिकल जब मैं निकालूंगा तो वो कितना मोल होगा, तो वो होगा 1/Na मोल। ठीक है, अगर इतने पार्टिकल मिलके एक मोल बनाते हैं तो एक पार्टिकल मिलके कितना मोल बनाएगा, तो 1/Na मोल। ठीक, तो अगर मुझे n पार्टिकल दे रखे हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट दे रखा है, ठीक, तो उतने पार्टिकल से कितना मोल बनेगा, तो सीधी सीधी बात है कि भाई n/Na मोल। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने आपको सोडियम के 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल दे दिए, ठीक है, तो इसका कितना मोल हुआ, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया हमारा n। ठीक है, तो n/Na करना है तो डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10⁻23 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, यानी कि ये कितना हो गया 0.5 मोल। ठीक है, तो जब नंबर दे रखा होगा, किसी पार्टिकल की संख्या दे रखी होगी कितना है, तो उसके हिसाब से जो जितना पार्टिकल है, ठीक, और अपॉन जितना एक मोल में पार्टिकल हो सकते हैं। फॉर्मूला अभी भी सेम है अगर आप देखेंगे तो भाई जितने पार्टिकल होंगे उतना ही ना गिवन वेट होगा। ठीक है, एक जितने पार्टिकल्स होंगे उतना ही वो वेट आपको देगा, प्रोवाइड करेगा। तो जितने पार्टिकल यानी कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, एक मोल पार्टिकल का मास, तो ये हमारी जो संख्या है वो क्या है, एक मोल की संख्या है, तो वही हमारा मोलर मास भी है। तो अभी अभी आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर यही याद रखेंगे तो भी हो जाएगा आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं मोलर वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, और इसका एक रिलेशन होता है कि एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक मोल गैस के पार्टिकल्स अगर हैं तो इसका मतलब कि वो 22.4 लीटर वॉल्यूम रख रहे हैं। ठीक है, एट एसटीपी, एसटीपी मतलब होता है, पहले जो होता था वो होता था 1 एटीएम प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर एंड 273 केल्विन प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर। ठीक है, अब ये 1 एटीएम जो है वो ट्रांसफर हो गया है एक बार में। ठीक है, 1 बार। ठीक, तो ये जो रिलेशन है 22.4 लीटर का वो अब चेंज हो चुका है, वैसे तो ये हो जाएगा 22.7 लीटर आता है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे बुक्स में 22.4 लीटर ही है। तो आपको यही याद रखना है कि एक मोल जो पार्टिकल है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम रखता है, अगर वो गैस है और वो एसटीपी पे है तो। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, अगर एसटीपी नहीं है तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चंस बदल जाएंगे। ठीक, तो इसमें से कैसे निकालेंगे, तो हमें पता चल गया कि भाई 22.4 लीटर यानी कि एक मोल होता है।
ठीक, तो 1 लीटर कितना होगा, तो 1 लीटर में 1/22.4 मोल होंगे। ठीक, अब जब इतने मोल हो गए 1 लीटर में, तो V लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो V लीटर में हो जाएंगे V/22.4 मोल। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि भाई 44.8 लीटर ऑफ CO2, इसका मोल्स कितना आएगा। ठीक है, तो इसका मोल्स आएगा आपका, वॉल्यूम कितना है आपका 44.8 अपॉन 22.4 इनकी वैल्यू, तो ये कितना आ गया आपका, सीधे सीधे काटेंगे तो आपका आएगा 2 मोल, यानी कि इतने लीटर में CO2 के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम रिलेशन भी बोलते हैं। 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल गैस अगर वो STP पे है, तो अगर STP पे नहीं है तो जरूरी नहीं कि 22.4 लीटर में 1 मोल होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आपको टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग बहुत ही आराम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 624 ग्राम ऑफ Ag2SO4 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, अभी तक जो आपने निकाला है वो क्या है, सीधे सीधे मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग एटम्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एटम्स निकालने के लिए सीधी सीधी बात यही है कि आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप रिलेशन बना पाएंगे कि एटम्स कितने होंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻²4। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो Ag, अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि m निकाल लेंगे। m निकालने के लिए हमारे पास क्या है, Ag है, तो Ag एक का मास कितना होता है 108 इंटू कितने हैं, तो 2 प्लस सल्फर, तो सल्फर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा इसका 32 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 4। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 216 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, तो ये जब हमने प्लस करना शुरू किया तो 64 प्लस 216 कितना हो जाएगा 210 और 70 280, 280 हो जाएगा। ठीक, और ये 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 312, 312 ग्राम Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट का मोलर मास है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो n की वैल्यू कितनी होती है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट है हमारा 624 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है हमारा 312 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए 2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, अभी तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया। ठीक है, यानी कि इसमें तो हम देखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि 1 मोल Ag2SO4 में, और थोड़ा बेसिक से देखते हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल है Ag2SO4 का, तो उसमें सिल्वर के कितने हैं, तो इसमें है 2 सिल्वर के एटम्स हैं। सल्फर का कितना है 1 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं। तो एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसका पूरा 1 मोल ले लूंगा तो इसमें भी इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा 1 मोल में, तो इसका 2 मोल हो जाएगा, इसका 1 मोल हो जाएगा, और इसका 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4 मोल हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि इसका मोल कितना प्रेजेंट है, तो 2 है, तो इसके 1 मोल में 2 मोल, तो इसके 2 मोल में कितना हो जाएगा इंटू 2, तो सबको इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, तो सिल्वर का कितना मोल निकल के आया, तो ये जाएगा 4 मोल, इसका कितना आया तो 2, इसका कितना आया तो 8। अब मोल्स पता हो गए, अब हमें पता है कि 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 4 मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। 2 मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। 8 मोल में कितना होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8।
ठीक है। तो यह कैलकुलेशन आप लोग करिएगा और आंसर को कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वेपर इन 448 सेंटीमीटर क्यूब एट 273 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर। तो हमने बोला कि भाई STP पे 22.4 लीटर ये हो जाए है 1 मोल। अब यहाँ पे STP जो है वो बदल गया, देखिए यहाँ पे 2 atm प्रेशर है, ठीक है। अब 2 atm प्रेशर है तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है एक मोल में कितना 22.4 लीटर, ठीक है। ऐसे केसेस में जब भी हम निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा एक आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन इस केस में कैसे अप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा P1 V1 अपॉन T1 ये हमारा STP का होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। ये हमारा गिवन का हो, ठीक है। तो STP पे प्रेशर कितना होता है 1 atm, वॉल्यूम कितना होता है वो तो हमें दे रखा होता है, ठीक है, हमें निकालना होगा, ठीक है। वैसे तो STP का ही तो प्रेशर वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक। और टेम्परेचर कितना दे रखा है तो 273 केल्विन होता है हमारा आइडियल का, ठीक है, सॉरी STP का, ठीक है। हमें प्रेशर दे रखा है कितना 2 atm, वॉल्यूम कितना दे रखा है 448 और T2 दे रखा है 273 केल्विन। तो हम शुरू करते हैं। तो P1 हमारा आइडियल जो कि हमारा STP है तो वो कितना होगा 1 atm प्रेशर इंटू V1, वॉल्यूम निकालना है कि इस केस में वॉल्यूम कितना होगा, तो T1 है हमारा 273, यहाँ पे भी STP है क्योंकि ये इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना दे रखा है तो 2 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है तो 448 अपॉन T2 कितना दे रखा है तो 273, तो 273 से 273 कट गया। V1 कितना आया, यानी कि STP पे वॉल्यूम कितना आएगा तो 2 इंटू 448, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 896 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम आएगा कब STP पे, ठीक है। हमको किस में पता है लीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में जब कन्वर्ट करना होता है तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो 1000 से कितना हो जाएगा 0.896 लीटर, ठीक है। इतना वॉल्यूम है हमारा गिवन, ठीक है। गिवन वॉल्यूम यानी कि क्या दे रखा है V डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। फिर एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर इस लेक्चर, ठीक है। तो हमसे पूछा कि एक एटम का मास किस ऑक्सीजन के ग्राम्स में कितना होगा। हमें तो पता है 1 mu होता है, ठीक है। 1 mu 1 प्रोटॉन का होता है, तो ऑक्सीजन में कितना होगा 16 mu हो जाएगा, 16 mu, ठीक है। लेकिन हमसे किस में पूछ दिया ग्राम्स में, तो या तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कन्वर्जन पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो सीधे सीधे देखिए कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है अगर, ठीक है, तो इतने पार्टिकल हैं तो इनका वेट होता है 16 ग्राम, ठीक है। तो एक पार्टिकल का यानी कि एक एटम का मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको अब ये सिर्फ मैथ है, ठीक है, इसमें केमिस्ट्री का कोई कंट्रीब्यूशन अब इसके बाद नहीं बचता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब चैप्टर को एंड करते हैं। इसके बाद अगर आपको मोल कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिए अपने क्वेश्चंस, ठीक है, मैं बताऊंगा उनको। वैसे तो कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, आप स्कूल की चाहे कितनी भी किताबें लगा लीजिए, चाहे NCERT लगा लीजिए, कोई भी किताब लगा लीजिए, मोल कंसेप्ट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे
जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस के, वो कैसे होते हैं, और उसके बाद आएंगे हम लोग कंसंट्रेशंस के टर्म्स पे। ठीक है, ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। हम आप लोग की वजह से ही हम लोग इसको पढ़ाना शुरू किए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।